बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज भी एक्सप्रेसो में हमारे साथ है, हम तो आपके साथ ही है। देखिए साथ पक्का है। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अरमला हसन। दो के आई वांट टू विश यू गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग, बट स्टिल कुछ उदास है दिल, क्योंकि पीएसएल पोस्टपोन हो गया और हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी और इमरान को नॉर्मली जब भी लोग मिले उन्होंने कहा आपके लिए बहुत हेक्टिक नहीं हो जाता, बट स्टिल हमारी एग्जैक्टली इंटरेस्ट लेवल था, दूसरा एक्साइटमेंट थी, क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल दो इट्स अ ब्रांड बेसिकली। सो मुझे लगता है कि वो वाला एक फैक्टर अब हमारी मॉर्निंग में ऐड हो। बिल्कुल मॉर्निंग में, और हम हमेशा मिस करेंगे जब तक पीएसएल वापस नहीं आता, लेकिन वी आर श्योर वापस आएगा। साल बाद तो आता ही है, लेकिन उससे पहले भी वापस आएगा। बड़ा गर्मा गर्म कल का दिन रहा। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एंजॉय की। हर घर के अंदर 2-3 ग्रुप्स चल रहे होते हैं। एक ग्रुप होता है जो हमेशा पॉलिटिक्स पे बात करता है, जिसमें अब्बू भाई वगैरह यानी कि जो मेल मर्द हजरात होते हैं, और एक ग्रुप होता है जो यूजुअली क्रिकेट देखता है, वो यंगस्टर्स होते हैं घर में, और एक ग्रुप होता है जो सिर्फ घरदारी, ड्रामाज या गॉसिप्स की बात करता है, वो खवातीन का ग्रुप होता है। खैर, इस वक्त जो सबसे ये भी कम नहीं होते इस वक्त जो सबसे ज्यादा सरगर्म ग्रुप है वो सियासत वाला और क्रिकेट वाला है। और कल का तो बहुत बिजी थे वो लोग, यू नो, गॉसिपिंग अबाउट सियासत एंड यू नो हो क्या। कल का दिन वाकई बहुत बिजी था। और वैसे भी नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी कुछ सियासत से खबरें आ रही थी, कुछ क्रिकेट के मामला चल रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, एक खिताब आ रहा था, इमरान खान साहब का खिताब, और इतने गुस्से में प्राइम मिनिस्टर लगे। एक तो मुझे अच्छी बात उनकी ये लगी कि ही इज अ ट्रू पाकिस्तानी, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। लेकिन खान साहब कल बड़े एग्जॉस्टेड नजर आए, और बीइंग अ पॉलिटिशियन उनकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते रहते हैं, लेकिन कल जरा ऐसा लगा कि जैसे दिल बर्दाश्ता से लगे। मुझे ये मेरी जाती फीलिंग है, लेकिन क्यों थे सियासत पे बात करेंगे और बहुत कुछ होगा आज के शो में। आपने कहीं जाना नहीं है। क्या करें? सबसे पहले हम हेडलाइंस। वजीर आजम का हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा, ना एनआरओ दूंगा। अब हम बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार। सिपा सालार से पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान अमन अव्वल पर तबादला ख्याल। पड़ोसियों के हुकूक के बारे में दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं, जानेंगे अल्लामा इमरान बशीर से। सेगमेंट फ्लैग्स में इंडोनेशियन सफीर होंगे एक्सप्रेसो के खुसूसी मेहमान। मोनालिसा की मुस्कुराहट के पीछे साइंस क्या है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अब ये मोनालिसा की साइंस क्या है, मुझे कोई ये समझाए। वकार भाई ने मतलब मोनालिसा की स्माइल में भी साइंस, स्माइल में भी देखो कोई ना कोई साइंस। तो हमने ये सेगमेंट अभी देखा नहीं है, आज जब देखेंगे आपके साथ मिलके तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं बेताब जरूर हूँ कि मोनालिसा की मुस्कुराहट के पीछे क्या साइंस है। ओके, बड़ी खबर। एनआरओ नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले नहीं दूंगा। वजीर आजम ने एक बार फिर कहा। सेनेट इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का तो ऐलान कर दिया है, और उन्होंने दावा किया है कि अब्दुल हफीज शेख को हराने का मकसद मेरे ऊपर अदम एतमाद की तलवार लटका कर एनआरओ लेने की कोशिश है, लेकिन ओपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। बिल्कुल, वजीर आजम अपने पार्टी अरकान असम्बली को पैगाम दिया कि अगर किसी को मुझ पर एतमाद नहीं तो वो अपना जमहूरी हक अदा करे और खुलकर सामने आए। करप्शन के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग करते हुए ऑपोजिशन को दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर रहूंगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के इकदाम नहीं कर सकी और साथ साथ बिकने वाले अरकान को भी नहीं बचा सकी और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ बात करें यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद पीडीएम भी मैदान में आई। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। करना ही था बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। पहले उन्होंने कहा कि हमारा हदफ पंजाब को बचाना है। मरियम नवाज ने दावा किया कि सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। दूसरी
दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के बाद तमाम नजरें इस वक्त चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मरकूज हो गई हैं, जो कि 12 मार्च को होना है। दूसरी जानिब PDM ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने का दावा किया है, जबकि गवर्नमेंट ने सादिक संजरानी को एक बार फिर मैदान में उतारा है, जो कि इससे पहले भी इस पुलसिरात से कहले गुजर चुके हैं। इस वक्त सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 53, जबकि हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 47 है। मार्च को सेनेट का 12 मार्च को जैसा कि मैंने बताया इजलास होने जा रहा है और देखना यह है कि अब होता क्या है। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। द मोस्ट काम अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे हम पूछते हैं, समा भी हैं तहरीक इंसाफ के, कि वो इस सूरत हाल पे क्या कहते हैं। अली भाई, अपसेट तो हो गया, आपसे बहुत सारे चैनल्स ने पूछ लिया होगा बहुत सारी बातें। मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आता हूँ। हमने जब शो शुरू किया उससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के एक सच्चे और पाकिस्तानी होने के हवाले से कोई दो राय नहीं है। करप्शन के खिलाफ जो उनकी जद्दोजहद है उसमें भी कोई दो राय नहीं है, वो हमारे सामने है, जो उनकी 22-25 साल की जद्दोजहद है। लेकिन 3 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी, मुकम्मल तौर पर तमाम इदारों की सपोर्ट के बावजूद भी, प्राइम मिनिस्टर इतने दिलबर्दाश्ता, इतने बेबस क्यों नजर आते हैं जब वो खिताब करते हैं? ऐसा लगता है कि एग्जॉस्टेड हैं, कुछ कर नहीं पाए, ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ इस तरह की फीलिंग क्यों आती है आवाम को? कल आपके अपने वर्कर्स ही जब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, वो उदास थे, दो के दे ट्रस्ट इमरान खान, बट स्टिल देयर इज नो सर्टेन इनिशिएटिव इन लास्ट 3 इयर्स, जितने भी पॉइंट प्राइम मिनिस्टर ने खुद गिनवाए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत की बहुत बड़ी फजीलत है, बेशक। तो ये एक ज़रूरी बात। देखिए, इमरान खान साहब, कल हमारी एक मुलाकात हुई। ये जो कल यानी टुमारो जो सेशन हमने बुलाया है, उस सिलसिले में जो कानूनी उसके कुछ नुकात देखने थे, उस सिलसिले में कल खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई और वहाँ जैसे ही हम गए, खान साहब ने पहली बात हम सबको की, जितने हमारे सीनियर लीडरशिप भी थी, मैं भी था, कि मुझे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े उदास नजर आए, आप जरा रिलैक्स रहें। हमें उनको कहा, उन्होंने हमें कहा, और फिर वो एक उस पर बहुत मुस्कुराहटें बखेरी, सब ने जो पिक्चर भी वो चली। तो खान साहब तो मुश्किलात से घबराने वाले तो वो नहीं है। जो कायद-ए-आज़म की एक बात थी ना कि मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करता, मैं समझता हूँ खान साहब उसी बात पे अमल करते हैं। और हमारे तमाम मुखालिफिन, मैं दुश्मन लफ्ज़ यूज नहीं कर रहा, सियासी मुखालिफिन लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, उनको सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ये कोट सुना दूं कि जरा तैयार रहें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक दफा किसी ने कहा कि सुल्तान, तमाम दुश्मन तो एक हो गए हैं हमारे खिलाफ, तमाम दुश्मन तो एक हो गए हमारे खिलाफ, तो जरा जंग रोक दें अब। उन्होंने कहा नहीं, यही तो वक्त है लड़ने का, क्योंकि अब हमें उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना नहीं पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान में किसी को कोई शक था कि स्टेटस को किस तरफ है और एंटी स्टेटस को किस तरफ है, आज देख लें, सब के सब इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। और ये वो पेशन गोई है जो इमरान खान साहब ने चंद साल पहले की थी कि जब मैं इन पे तगड़ा हाथ डालूंगा। अली भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक है, इनको जिच करने के लिए इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को कम, आपने तो इनकी पॉलिटिकल बढ़ा दी ना, आपने तो इनको मजीद स्ट्रेंथन कर दिया। आपने तो अवाम के अंदर भी इनको इनकी तहरीकें चलाने दी, और अवाम के अंदर क्यों चली? वही आटा चीनी के मसाइल। और पार्लियामेंट के अंदर भी ये लोग अब आपको शिकस्त दे रहे हैं। हुकूमत आपकी है, कौमी असम्बली में आप ही का उम्मीदवार हरा रहे हैं ये लोग। इसका मतलब ये है कि आपने पॉलिटिकली समहाउ आपने कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई। देखें, बाज़ औक़ात आप कुछ चीजें हार कर बड़ी जंग जीतते हैं। एक सेनेट का इलेक्शन था जो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उससे बड़ा जो स्ट्रगल है वो इज अ फाइट फॉर पाकिस्तान। कल परसों जो इलेक्शन हुआ उसमें एक तो ऐवान ने अदम एतमाद नहीं किया, क्योंकि हमारी एक सीट हम जीते और एक सीट हम हारे। हम वहां हारे जहां पैसा चला, उससे एक रात पहले गिलानी साहब के बेटे लोगों को वोट खरीदते और वोट डिस्ट्रॉय करते हुए उसके तरीके सिखाते रहे, जो कि काफी शाकी बात है गिलानी साहब की कैंडिडेसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो जो परसों हार हुई है, असल में तो इमरान खान साहब के बयानिए की जीत हुई है, और वोट को इज्जत दो के बयानिए की हार हुई है कि वो लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, उन्होंने खुद ही वोट को, उसकी सैंक्टिटी खराब की, उसको खरीद कर। तो अवाम को एक बात क्लियर हो गई, इमरान खान साहब विंडिकेट हुए कि जो कहते थे कि ओपन बैलेट करें ताकि खरीदो फरोख्त ना हो, जब ओपन बैलेट नहीं हुई तो खरीदो फरोख्त हो गई। अब कल बाय डिवीजन है, कल
कल सीक्रेट वोट नहीं है, कल जीत के दिखाएं। जहां पैसा नहीं चलेगा। मैं अली मोहम्मद खान साहब इसी सवाल की तरफ आने थी कि वजीर आजम ने कहा है कि कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेना है। अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी हमने इस सेनेट इलेक्शन में देखा, वजीर आजम के लिए ईजी होगा एतमाद का वोट लेना, उनको सपोर्ट वो हासिल होगी? जिस तरह से पहले आप अभी बात कर रहे थे कि आप इलेक्शन कमीशन को भी कल के खिताब में उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया और इस तरह के जो सिस्टम है उस पर भी बात की, बट स्टिल आपको लगता है कि ये मामला उस तरह से क्लियरली हो पाएंगे, एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे वजीर आजम इमरान खान? मेरे ज़ाती ख्याल में तो एतमाद का वोट जो है वो एक मॉरल हाई ग्राउंड के लिए इमरान खान साहब ने लेने का इंदिया दिया है, अदरवाइज उनको एतमाद हासिल है। लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड इस बात पे कि अगर एक सीट हम वहां हारे हैं तो कानूनी या आईनी तौर पे कोई पाबंदी वज़ीर आज़म साहब पे नहीं है कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि अपोजिशन में दम ही नहीं है अदम एतमाद लाने की। और कल आपने शायद खान साहब की और पीपल्स पार्टी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें वो भाग रहे हैं अदम एतमाद से। उनको पता है कि जहां ओपन होगा, जहां पैसा नहीं चलेगा, वहां उनको भागना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब तो एक बहुत बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे चले गए हैं। और एक और भी चीज है, मैं आपको ये भी बता दूं, पीटीआई के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, कौम को भी, कि ये स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कोई रूटीन की सियासी हुकूमत नहीं है कि हम आए हैं 5 साल गुजार के चले जाएंगे। बिलावल साहब को पता नहीं है उनका मुकाबला है कि अली भाई मुख्तसरन आप 12 मार्च को And we are here to fight for Pakistan. It is a struggle for the revival of Pakistan. 12 मार्च को बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जो कि चेयरमैन सेनेट के लिए होना है। आपके पास ऑलरेडी आप सबसे बड़ी जमात तो सेनेट में है, लेकिन उतनी सीट्स नहीं है जो कि आपको चेयरमैन दिला सके एज पर नंबर्स। आपकी क्या तैयारी है? चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं तो यूसुफ रजा गिलानी आएंगे, और यूसुफ रजा गिलानी आएंगे तो पीपल्स पार्टी और पीडीएम आएगी। सेनेट के अंदर कानून साजियां करनी है बहुत ज्यादा, आगे IMF के मामलात खड़े हुए हैं, आपके लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है। तैयारी क्या है आपकी? लेकिन तैयारी इंशाल्लाह है। और आज भी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कल होना है उस सिलसिले में आज भी मुलाकातें हैं। और कल जब सादिक संजरानी साहब का ऐलान हुआ, मैं वहीं था, ही वाज इन हाई स्पिरिट्स। सादिक संजरानी बलूचिस्तान से हैं और ये सिर्फ पीटीआई की और सादिक संजरानी की जीत नहीं होगी, ये फेडरेशन की जीत होगी कि पाकिस्तान के एक कमजोर सूबे माली लिहाज से, बाकी वो दिल है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, लेकिन तरक्की के लिहाज से कमजोर तरीन सूबा, एक पसमानदा सूबे से इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर भी बनाया और अब इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट बना रहे। मैसेज है बलूचिस्तान को कि पाकिस्तान इज विद यू, और ये इज्जत दी है इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान को। और संजरानी साहब को, उनके साथ मैंने 2.5 साल काम किया है। एक चीज मैं बता दूं, बंदा जो है लोगों के दिल लुभाने वाला आदमी है, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है। मैंने उसमें इक्वालिटी देखी है, अपोजिशन और हुकूमत को लेके साथ लेके चल सकता है इंशाल्लाह। जहाँ तक गिलानी साहब की बात है, गिलानी साहब की तो कैंडिडेसी ही मैं नहीं मानता, वो तो पहले अली भाई लाइटर नोट पे गिलानी साहब दिल लुभाने वाले नहीं है। कैसे वोट खरीद रहा था? नहीं, गिलानी साहब दिल लुभाने वाले साहब तो फिर ये है ना, उधर तो फिर ये चलता है। चले जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बड़ी सख्त बातें कर ली, जरा नर्व करके ऑपोजिशन और साथ में जो गवर्नमेंट है वो आपस में मिलकर इस मुल्क के मसाइल हल करे और ये इदारे मजबूत हो। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे खेल के मैदान से, तो पाकिस्तान सुपर लीग को बिलाखिर नजर ही लग गई और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 को फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पूरा पाकिस्तान उदास है, शायकीन मायूस हैं, प्लेयर्स भी हमें काफ़ी मायूस दिखाई दी है। और PSL 6 का आगाज़ 20 फरवरी से हुआ था और इवेंट में अब तक बात की जाए तो 14 मैचेस खेले गए थे। PSL की बात करें तो 5 भी कोरोना वबा की वजह से मुलतवी किया गया था, जिसके बाद नवंबर 2020 में इसके बाकी मैचेस खेले गए थे। ताहम सीजन 5 में किसी ऑफिशियल या खिलाड़ी को इस तरह से कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी और कल हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और उसके बाद बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बिल्कुल, और वसीम खान साहब ने CEO जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आने वाले वक्त में हम विंडोज तलाश करेंगे, PSL को मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। मुझे समझ नहीं आती इतनी मुश्किल सूरत हाल में, जब ऑलरेडी हमें मालूम है कितनी मुश्किल सूरत हाल है, तो ये कैसे हो गया? इस पर जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उस पर उन्होंने भी PCB पर बायस के और बबल पर अमल न कराने के इल्जामात लगाए हैं। मालिकान का कहना था कि PSL इंतजामिया की लापरवाही और गैर
जिम्मेदारी के बायस लीग को मुलतवी करना पड़ा। खिलाड़ियों और हुकाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। कोविड की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की भी तजावीज़ दी गई, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ मामला इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने तनबीह की थी हमारे शो में। बिल्कुल मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। लेकिन कुछ हम रोज क्रिकेट पे इतनी एक्साइटमेंट से बात करते हैं, लेकिन आज वैसे अफसोस ही हो रहा है कि इतनी बड़ा ब्रांड आपका, इतनी बड़ी लीग, पूरी दुनिया इस पे आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने अपनी लीग को सही तरीके से मैनेज नहीं किया और एट द एंड आपको स्टार्ट में ही उसको पोस्टपोन करना पड़ा। जी हाँ, यकीनन ये ब्रांड बन चुका था अरमला और इमरान पाकिस्तान क्रिकेट का, और जिस मायूस कुन अंदाज से 14 मैचेस के बाद जिस तरह से इस लीग को मुलतवी किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट की साख को मैं समझता हूँ नुकसान पहुंचता है। जो इक़दाम किए गए थे वो प्रॉपर इक़दाम नहीं थे। फ्रेंचाइज के ओनर, जिस तरह इमरान ने शुरू में कहा, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे लूप होल्स थे। अब जो हमें इत्तला मिली है, पता चला है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कई जो है वो कोरोना उनका वो पॉजिटिव आए, और इसके अलावा दीगर टीमों के भी। आप देखें कल डैनियल क्रिस्टियन तो फौरन 12 बजे दोपहर की फ्लाइट से वापस चले गए। तो बहुत केओस था। मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग जो ये लीग करा रहे थे, खासतौर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबर हामिद, जिनकी भी मशल थे, उन्होंने यहाँ लीग का ताज भी अपने सर पर सजाने की कोशिश की। टर्की ले गए, गाने की शूटिंग की, ये किया वो किया, लेकिन जो असल चीज थी कि जहां पर इनको SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना था, वहां ये बुरी तरीके से नाकाम रहे। सालगिरह मनाई गई, उसके अलावा खाने मंगाए गए, फिर जिस होटल में टीम ठहरी थी वहां पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था, शादियां वहां हो रही थी, कमर्शियल शूट हो रहे थे। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जवाब लेना चाहिए। अब जब तहकीकात की बात की है कल CEO साहब ने, वसीम खान साहब ने, उन्होंने कहा कि हम इसको तहकीकात और इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी, अंडर द PCB बोर्ड नहीं होगा ये। अगर तहकीकात होती है और जिम्मेदारान के नाम आते हैं, वैसे आप और मैं तो नाम ले रहे हैं, आप भी कुछ लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी बेसिक गलती बिल्कुल है, नजर आती है, लेकिन ओब्वियसली एक प्रोसीजर अगर मुकम्मल होता है तो जो लोग जिम्मेदारान ठहरते हैं, जॉब से हटाने के अलावा उनकी क्या कोई सजा होनी चाहिए पाकिस्तान के ब्रांड को, तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इतने सारे 22-24 करोड़ बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट शायकीन का दिल तोड़ने के लिए? देखिए इमरान, वो जो एक जुमला है ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो ये यहाँ पर वही बात है। कुछ नहीं होगा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। फेस सेविंग के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वसीम खान ने, और मजे की बात यह कि उनके दाएं और बाएं जाने वो लोग जो जिम्मेदार थे वो बैठे हुए थे। बाएं जाने बाबर हामिद साहब थे, प्रोजेक्ट हेड PSL के। दाएं जाने डॉक्टर सोहेल सलीम, जो डायरेक्टर मेडिसिन है PCB के, जिन्होंने बायो सिक्योर बबल बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था, वो दाएं और बाएं जानिब बैठे हुए थे। तो तहकीकात किसकी होगी? और वो वसीम खान साहब फरमाते हैं कि न्यूट्रल लोगों से तहकीकात करेंगे। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक है। फेस सेविंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्योंकि बैकलैश बहुत ज्यादा था, लोग बड़े नाराज थे, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत को और पाकिस्तान के वकार को धचका लगा। आप कल इमरान देखा होगा, अरमला आपने भी, कि जो इंडिया से लोग हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान पर, किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे थे। IPL दुबई में हुई, IPL में कोई वाकया सामने नहीं आया। उसके अलावा T10 लीग अबू धाबी में हुई, कोई वाकया सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनसे सबक सीखना चाहिए था। एक प्रॉपर तरीके से, ये ब्रांड है, इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलना चाहिए। देखा जी, हम विंडो तलाश करेंगे जी, PSL को कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या लगता है कब तक होगा? इतनी पुअर प्लानिंग हमें नजर आई कि आपको ना कोई डेट पता है, ना आपने कोई टेंटेटिव डेट दी, ना आपने कोई मंथ किया, आपने कहा जी हम विंडो तलाश करेंगे। अब ये विंडो वाला क्या पर्पस है, ये जरा हमें समझा दे। ये विंडो तलाश करना तो लोगों को तसल्ली देने के मुतरादिफ है ना, कि आप परेशान ना हो, पाकिस्तान सुपर लीग होगी। आप देखें फ्रेंचाइज ओनर, जिस तरह लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, इस तरह कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक जो है वो नदीम, सब बहुत परेशान थे और इनके स्टेटमेंट्स देख लें। ये विंडो
तलाश करने का तो एक ड्रामा है। मई में कह रहे हैं, मई में इतनी शदीद गर्मी होगी, क्या मई में वो प्लेयर्स आ सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इस माह के आखिर में जिम्बाब्वे के दौरे पर, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के दौरे पर कह रहे हैं कि ये महज जुलाई में दिल रखने की बात है। पेटरन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है क्रिकेट के, और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए के ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, फ्रेंचाइजीज तो हैं ही। इमरान खान साहब की तरफ से एक सिंगल ट्वीट भी नहीं आया, इतना बड़ा इवेंट मुलतवी हो गया, न किसी हुकूमती ओहदेदार के हवाले से, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही इसको देख रहा है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी इस पे एटलीस्ट कंसर्न होना चाहिए कि इतने ज्यादा लोग देख रहे थे, टीआरपीस काबू में नहीं आ रही थी, इतने ज्यादा लोग पीएसएल को देख रहे थे, इस पे क्या टेक है आपका मिर्जा साहब? देखिए इमरान, आप तो सियासी प्रोग्राम भी करते हैं, आपको पता है कि किस तरह के हालात हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान किस तरह से उन मामलात में उलझे हुए हैं। कल वो इत्तेमाद का वोट भी लेंगे कौमी असम्बली से, तो वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन जिन इनकॉम्पिटेंट लोगों को उन्होंने लगाया है, माशाल्लाह मानी साहब इस महीने 76 बरस के हो जाएंगे, अल्लाह उनकी उम्र और दराज करे, लेकिन एनर्जेटिक लोग होने चाहिए। वसीम खान साहब को हम इंग्लैंड से लेकर आ गए, वो बेचारे पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। बाबर हामिद साहब को 2 दफा एक मल्टीनेशनल से निकाला गया, और उसके बाद वो जो थे वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां से भी उनकी छुट्टी, वो पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल बन गए। तो आखिर क्या मजाक है? राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से रुसवा होती रहेगी। चले मिर्जा साहब, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये मामला ऐसे हों, आलमी इदारे, दुनिया मोतरफ थी कि पाकिस्तान ने कोविड पे किस तरह से काबू पाया, और हमने कोविड की वजह से ही अपना इतना बड़ा ब्रांड बंद कर दिया। मिर्जा साहब, अब हम अल्लाह सुबह किसको जगाएंगे पीएसएल के लिए? पीएसएल नहीं है तो आपको हम कैसे तंग करेंगे, हम तो ये भी सोच रहे हैं। नहीं, आप जगाइएगा, क्योंकि आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो मैं भी उठ जाऊंगा। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा बेग हमारे साथ मौजूद थे। एक बात ये कि दिल बर्दाश्त नहीं होना, खैर है, कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, घबराना नहीं है आपने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा के हवाले। बिल्कुल, एक मरतबा फिर कोरोना केसेस में मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, और कल पीएसएल के वाक़े के बाद ओबियसली उसको ज़्यादा तक़वियत मिली है इस मौक़िफ़ को। एक तरफ कोरोना वबा की वजह से आपको मालूम है पीएसएल 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में तलबा की 100% हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। इसके साथ साथ 15 मार्च से लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी का भी पहले ही ऐलान किया जा चुका है। दूसरी जानिब मुल्क भर में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, ताहम गवर्नमेंट की वार्निंग के बावजूद हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलक्टेंट हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। यही वजह है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से बात की तो कुछ स्लो है। दूसरे मरहले का भी आगाज हो चुका है, जिसमें 65 ईयर से और इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने तजवीज़ दी है कि कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक अवाम का एतमाद जीतने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त टेलीविजन पर वैक्सीनेशन लगवाएं, और फिर मजीद एतमाद की बहाली के लिए जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। इसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराह सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, एज यूजुअल आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करिए। एंड आप इस हवाले से, चूँकि हम वैक्सीनेशन के प्रोसीजर के हवाले से बात करें, हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम हमेशा बात करते हैं कि थोड़ा स्लो है। व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट? आपसे हम चूँकि जानना चाहते हैं, आप चूँकि कंसर्न भी हैं, आप हमें बताइएगा कि ये क्या अपडेट है इस प्रोसीजर के हवाले से। देखिए जी, कल की डेट तक तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो हैं वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके थे। टोटल रजिस्टर्ड जो हैं वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। इसका मतलब है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा अब आज की डेट में इंशाल्लाह हो जाएंगे। शुरू में ये प्रोसीजर वाकई बड़ा स्लो था, दिन में 1000-1500 के करीब हमारे पास आ रहे थे ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, मगर अब किसी दिन हमने 15,000 इन अ डे भी टच किया है। तो अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है। ज़ाहिर है एक थोड़ी सी हेजिटेंसी थी, लोग वेट एंड सी की पॉलिसी पे थे, मगर अब जैसे जैसे उनको लगते जा रहे हैं, उनके कोलीग्स को उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, और अब दे आर कमिंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह ताला अब जितनी तेजी से ये हो रहा है, ये कुछ आने वाले दिनों में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छी बात है। ये जो राना तनवीर साहब ने तजवीज़ दी है, इस पे क्या ख्याल है आपका? सोच रहे हैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर वैक्सीनेशन करवाएं टीवी पे, या वैसे ही करवाएं, और पार्लियामेंटेरियंस भी इस पे कुछ सोच रहे हैं? जी देखिए, इंशाल्लाह ताला अभी ये जो पहली वैक्सीन थी, ये चूंकि
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तस की गई थी। अब जो नेक्स्ट बैच हमारे पास आएगा एस्ट्राजेनेका का, वो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम अब जब 60 प्लस और 65 प्लस को लोगों को टच करेंगे तो उसके अंदर ये सब आ जाएंगे। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है, तो वो एक उनको कोई एक्स्ट्रा मैं समझती हूँ कि नहीं मिलेगा, मगर चूंकि वो 60-65 प्लस जो होंगे उनको ऑटोमेटिकली, चूंकि अब उस पॉपुलेशन की बारी आ रही है, तो आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे पास नया बैच आ जाएगा, इन लोगों को भी आप देखेंगे कि ये सब भी लगवाएंगे और मीडिया के सामने भी बहुत सारे लोग लगवाएंगे। ये प्लान में है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हज के हवाले से भी एक है, सऊदी अरब में ने कहा है कि हज के लिए आपको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को, और चूंकि अब आगे जाने का सिलसिला भी शुरू होगा, तो उसके हवाले से क्या इकदाम हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, और ये खाली हज के लिए नहीं बल्कि अब ये जितनी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी उसके अंदर बहुत सारे ममालिक ने तो अभी से उस चीज़ को कंपल्सरी कर दिया है, और कुछ ममालिक की तरफ से ये सजेशन भी आई है कि एक पासपोर्ट होगा जिसपे कोरोना का वैक्सीनेशन का निशान होगा। तो ये चीजें तो अब आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अब आपको ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग किसी फॉर्म की भी होगी इंक्लूडिंग हज, तो उसके वैक्सीनेशन की जरूरत होगी, और इसके लिए गवर्नमेंट की इंशाल्लाह ताला तैयारी है। जैसे ही हज का सीजन शुरू और जो लोग हज के लिए अप्लाई करेंगे उनको खसूसी तौर पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ दिन पहले एनसीओसी ने कुछ बड़े एग्रेसिव डिसीजंस लिए थे, बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए थे आई मस्ट से, जिसमें पीएसएल के शायकीन को 50 से 100% तक ले जाना भी शामिल था, स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिंग बनाना भी शामिल था। लेकिन अभी कोविड का जो डेथ टोल है, कल उसमें भी हमने स्लाइट सा रेस देखा और राइज देखा, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो केसेस हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो इसको लेकर क्या आर यू गोइंग टू गिव इट अ रीथॉट, जो आपने सारी एसओपीज नर्म की है, या आपको लगता है कि नहीं सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल? नहीं जी, ये इसका ऐसे था कि ये 15 मार्च से ये पाबंदियां लिफ्ट करने के लिए कहा गया था, और उसमें ये भी था कि 10 मार्च को एनसीओसी जो है वो तमाम दोबारा से रिव्यू करेगी सिचुएशन को, केसेस की तादाद, जो भी ट्रेंड जा रहा है, और जिस तरह से भी ये पॉजिटिविटी रेट का जो रेशियो होगा, इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा 10 मार्च को। उसके बाद वो 15 का जो डिसीजन अनाउंस किए गए थे उसके ऊपर अमल दरामद होना या ना होना, वो डिसीजन 10 मार्च को किया जाएगा रिव्यू के अच्छा, ये कल जो पीएसएल वाला इंसिडेंट हुआ है, दो के क्रिकेटिंग है, लेकिन पूरी कौम, आपको मालूम है, मैं भी आप भी क्रिकेट देखती हूँ, दो के यू आर इन द टीम ऑफ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत लोग मायूस हुए हैं, और उसकी वजह चूंकि कोविड है इसलिए सवाल रेलेवेंट बनता है आपसे। इतना बड़ा वाकया हो गया, बायोस्क्योर बबल टूटा, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ बाहर के मेहमान खिलाड़ी थे उनको कोविड हो गया, पीएसएल मुलतवी हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है? देखिए जी, सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी कौम की सेहत है, और लोगों को हमें कोरोना से बचाना है, और ये चूंकि एक बहुत इंटरनेशनल इवेंट था और जाहिर है इसका बाहर तक सारा एक इम्पैक्ट जाना था, तो इसलिए ये बेहतर मैं समझती हूँ कि डिसीजन हुआ है कि जहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग्स होनी थी, तो ये चूंकि अब एक इंसिडेंस ऐसा हुआ है, तो आई थिंक दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के ये डिसीजन किया गया है, और बड़ा टाइमली किया गया है। होपफुली इंशाल्लाह ताला वंस इट इज कंट्रोल तो ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, वैक्सीन के हवाले से बताया, और सिचुएशन है आगे क्या होगा इस पे भी आपने ब्रीफ किया। थैंक यू वेरी मच। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस और पीते भी रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मैं हूं इमरान हसन, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कोशिश की कि ज़रा प्रोग्राम में कुछ ऐसे फ्लेवर्स रखे जाएं कि आपको अच्छा लगे, आपका दिन अच्छा गुजरे। और अब चूँकि जुम्मतुल मुबारक भी है, हमारा एक सिलसिला भी होता है, किसी अहम इस्लामी मौजू पे हम बात करते हैं, और अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी अल्लामा साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ आज जिस अहम मौजू पे नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं वो आपके पड़ोसियों के हवाले से है, हमारे पड़ोसियों के हवाले से है। पड़ोसियों के हुकूक हमें मालूम है, हम अक्सर पढ़ते हैं, बात करते हैं, इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कई अहादीस में पड़ोसियों के हुकूक की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई है, और हमें तनबीह की है कि उसका ख्याल रखा जाए, एहतमाम किया जाए कि हमारी किसी हरकत से पड़ोसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई गज़न ना पहुँचे।
उसकी दिल आज़ारी ना हो। लेकिन बुनियादी तौर पे इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, और हम कैसे उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगैन फॉर बीइंग विद अस। ये मौजू बड़ा अहम है और आजकल के दौर में जब नफ्सा नफसी का दौर है, मैं तो इसे कहता हूँ, उसमें और अहमियत इख्तियार कर गया। सो इस्लाम में पड़ोसियों के बुनियादी तौर पर हुकूक हैं क्या जो अल्लाह और रसूल ने बताए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इमरान भाई आप अच्छे से अच्छे मौज़ूआत को लेके आते हैं, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। देखिए बेसिकली कुरान पाक में जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का हुक्म है, इतनी तफसील आपको शायद नमाज की ना कुरान पाक में मिले जितनी पड़ोसियों की आपको मिलेगी। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूब वस्साहिबि बिल जंब, कि आपके जो करीबी पड़ोसी हैं उनका भी आपके ऊपर हक है, जो दूर रह रहे हैं उनका भी हक है, और हत्ता के फरमाया एक लम्हे के लिए भी आप कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, वस्साहिबि बिल जंब, जैसे हम थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो गए जहाज़ में, ट्रेन में, चिंगजी में, किसी जगह काम करते हैं तो इकट्ठे हो गए हम, साया, जहां साया इकट्ठा हो जाए तो वो भी पड़ोसी बन गया। और ये आयत करीमा है, आयत करीमा सूरह निसा, ठीक, अल्लाह ताला 5वें पारे में ये फरमा रहे हैं सूरह निसा के अंदर 5वें पारे के अंदर कि जो आपका एक लम्हे के लिए भी करीब होके बैठ गया आपके साये के नीचे, हम साया, जहां साया इकट्ठा हो गया वो आपका हम साया बन गया, वो आपका पड़ोसी, यानी कि उसके हुकूक उतने ही हो गए जितने एक आपके साथ रहने वाले होते हैं। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद इतनी फरमाई और इसकी अहमियत इतनी बयान फरमाई कि सहाबा से फरमाया कि माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए कि मेरे दिल में ये गुमाह पैदा होने लगा कि अनकरीब ये हुक्म आएगा जैसे बाप के जाने के बाद बेटा वारिस बनता है, ऐसे पड़ोसी के जाने के बाद पड़ोसी वारिस बनेगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजुल माल की रिवायत है, जिसने पड़ोसी को खुश किया, जिसने पड़ोसी को खिलाया पिलाया, जिसने पड़ोसी के लिए पार्किंग में सहूलत पैदा कर दी, जिसने पड़ोसी के लिए सफाई सुथराई का एहतमाम कर लिया, किसी भी एतबार से अपने साथ रहने वालों को सहूलत, राहत, आसानी कर दी, आपने फरमाया उसने उसको राहत या आसानी नहीं दी, उसने इमामुल अंबिया को राहत पहुंचाई। सुभान अल्लाह। और अगली बात साथ ही फरमा दी, मन आजा जा रहू, इमरान भाई, मन आजा जा रहू फ़क़द आज़ानी, जिसने पड़ोसी को अजियत पहुंचाई, जिसने पड़ोसी के लिए गाड़ी पार्क करने में ऐसे अंदाज में अपनी जल्दी को देखते हुए या रूटीन में ही किसी भी एतबार से तकलीफ पहुंचाई, तो आपने फरमाया उसने पड़ोसी को नहीं, उसने इमामुल अंबिया को अजियत पहुंचाई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के मुतल्लिक एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलुल खस्मैन यौमल क़ियामति जारान, कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो मुकदमा उठेगा वो पड़ोसियों के मुतल्लिक होगा। अगर पड़ोसी को राज़ी किया हुआ तो ये राज़ी, ऊपर भी काम सारा राज़ी। एक नुक्ता है छोटा सा जी, कुछ लोग सिर्फ ये कहकर जब उनसे पड़ोसियों के हुकूक की हम बात करते हैं कि आपका इनसे अच्छा सलूक नहीं है या आप अच्छा सलूक रवा क्यों नहीं रखते, तो आगे से हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये मिलता है कि ये भी तो ऐसे ही हैं, आप इनसे क्यों नहीं मिलते, ये भी तो मुझसे नहीं मिलते। क्या इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा से फारिग होकर जब मस्जिद जुमा बनु औफ के इलाके के अंदर आपने पहला जुमा जो पढ़ाया, 13 साल की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद पहले जुम्मे में पता क्या इरशाद फरमाया, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, मोहब्बतें फैलाओ, नफ़रतों को ख़त्म करो। और इमरान भाई एक लफ्ज़ भी नहीं जिक्र किया कि मेरे साथ मेरे पड़ोसियों ने, मेरे साथियों ने ये सलूक किया, बल्कि उल्टा आप देखें कि जब बदर के मौके पे ये पकड़े जाते हैं तो सारी रात बेचैनी में अल्लाह के महबूब टहल रहे हैं और नींद नहीं आ रही। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया ये मेरे मक्का के पड़ोसी हैं, मक्का के साथी हैं, इनको जो पकड़ा गया मुझे ये पकड़। उन्होंने क्या किया और अल्लाह के महबूब क्या कर रहे हैं? हम फैसला अब हम कर लें कि हम मुशरिकीन मक्का की तरफ जाना चाहते हैं या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब पे। और आपको एक अजीब बात, इसी बात पे और भी बड़े मुशरिकीन ने तकलीफें पहुंचाई,
लेकिन मुशरिकीन का नाम आपको कुरान पाक में नहीं मिलेगा। वाहिद एक मुशरिक है जिसका नाम कुरान पाक में मौजूद है, अबू लहब। अबू लहब वजह तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसकी वजह मुफस्सिर ने अजीब लिखी है कि चचा तो था ही, पड़ोसी भी था। दो हुकूक होने के बावजूद उसने ना अपने भतीजे होने की निस्बत का ख्याल किया, ना पड़ोसी होने की निस्बत का ख्याल किया। बाकायदा हाथ टूटने तक तबाही बर्बादी, हाथ टूटने से तबाह बर्बाद, वो अल्लाह ने दिखाया। एक पड़ोसी हमारा मुल्क भी है जी, जो मुसलसल जुल्म रवा रखे हुए है, चाहे वो कश्मीर है, पाकिस्तान के अंदर भी है जी। तो सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का है बेशक। तो इसके तकाजे में हमने हमेशा अमन व बर्दाश्त की बात की हमारे मुल्क ने। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पड़ोसियों के हुकूक की जब हम बात करते हैं तो इस दुनिया के नक्शे की भी बात होनी चाहिए, और ममालिक की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान चूँकि एक छोटा मुल्क है तो इसके हुकूक की भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। देखें, हुकूक की बात तो ज़रूर करनी चाहिए, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क वालों को, वहाँ हमारे रवैये जितने अच्छे होंगे उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। यहाँ पर रहते हुए हम, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी गैर मुस्लिम रह रहे हैं, इनके साथ हमारे रवैये अच्छे होंगे तो उसके मुस्बत असरात आएंगे। अच्छा, ये जो सारे नुकात आपने, चूँकि उसी जानिब दोबारा मैं गुफ्तगू को लेके जाता हूँ, पड़ोसियों के दरमियान बाज़ औक़ात नमूद नुमाइश का बड़ा मामला होता है कि मैंने एक गाड़ी इसलिए ख़रीदनी है या मैंने एक घर इसलिए बड़ा बनवाना है कि मेरे पड़ोसी उससे देखें, मरूब हों या मुतासिर हों। हालांकि उन पे एहसास कमतरी का भी शिकार वो हो सकते हैं, उनका ज़रिया मुआश वो ना हो जो मेरा है। तो आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस रवैये के ऊपर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये रवैया, इस्लाम क्या कहता है? जी, इस रवैया को शरीयत ने बड़ा मज़मूम करार दिया है, मुज़म्मत, काबिल मुज़म्मत, और यहाँ तक फरमाया कि अपनी खुशियों को छुपाओ, खाली गाड़ी, कोठी, बंगला नहीं, जितना नमूदो नमाइश से बच सकते हो बचो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वरना नजर बद तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। नमूदो नमाइश की नीयत से बचना। देखें, अल्लाह ने एक नेमत दी है, आप घर बना रहे हैं, अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं, नीयत कम से कम गड़बड़ ना करें। बल्कि यहाँ तक फरमाया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि पड़ोसियों के तो इतने हुकूक हैं कि मकान आप लोगों ने क्या देना है, फरमाया तुम्हारे घर में अगर सालन पक रहा है और उसकी खुशबू पड़ोसी के घर तक जा रही है तो खाना भी वहां तक जाना चाहिए। और तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और आप उसको तामीर करना चाहते हैं, तो जैसे हम कैंट के अंदर या मुख्तलिफ अच्छी सोसाइटियों के अंदर एनओसी लेनी पड़ती है, तो फरमाया उनकी एनओसी बाद में लेना, पहले अपने पड़ोसी की एनओसी लेना कि मेरी इस दीवार खड़ा करने से आपकी आबोहवा डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। पड़ोसियों का हक पहले, पड़ोसियों का पहले। अच्छा, इसमें ये जो ज्यूरिसडिक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक तो ये कि आपने वैसे तो बता दिया कि जो भी हमसाया हो गया, चाहे मैं एक ट्रेन में किसी के साथ बैठा तो वो मेरा हमसाया हो गया, कुरान ने वाज़ेह कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात एक मोहल्ले की, चूँकि हम मोहल्लों में रहते हैं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, मोहल्ले की कोई एक शख्सियत होती है जिससे कहते हैं कि यार इससे तो पूरा मोहल्ला तंग है, ये तो खातून बड़ी डाडी है, ये तो हजरत जो है बड़े गुसीले हैं। तो इसमें ज्यूरिसडिक्शन क्या डिफाइन करता है इस्लाम, पड़ोसी की हुकूक की हद तक, और जिम्मेदारी क्या लागू होती है सोशल स्ट्रक्चर की? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जो गलत रवैये रख रहा है उसके लिए क्या हुक्म है, और जो जिनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है उनके लिए क्या हुक्म है। मैं दोनों को मुख्तसर अर्ज करता हूँ। बुखारी की रिवायत है कि एक पड़ोसर का तज़किरा अल्लाह के महबूब के सामने किया गया कि या रसूलल्लाह, फलां औरत है तुक्सिरुस्सलाह वस्सियाम वसदक़ा, तहज्जुद की बारी आती है तो सारी रात तहज्जुद में खड़ी रहती है, रोज़े की बारी आती है तो सारा साल रोज़ा, सदका खैरात की बारी आती है तो मुत्तकी सारा साल सदका खैरात। लेकिन जब भी कभी बात करती ना अपनी पड़ोसनों से तो तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, उसकी ज़ुबान से उनको अजियत पहुँचती है, तकलीफ पहुँचती है, सख्त लहजा है। तो आपके चेहरे की रंगत बदल गई। फरमाया ला खैरा फीहा, ला खैरा फीहा, ला खैरा फीहा। मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ कि उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उसमें कोई खैर नहीं, उसकी कोई खूबी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। हिया फिन्नार, वो दोज़ख में। फिर एक और औरत का तज़किरा किया गया कि या रसूलल्लाह, फलां औरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना तो सारी रात तहज्जुद पढ़ती है, न सारा साल रोज़े रखती है, सदका खैरात भी मामूली ना होने के बकदर। आप लेकिन साथ ही बताया कि उसकी जुबान से पड़ोसने तंग नहीं है। आपने फरमाया हिया फिल जन्ना, मैं गारंटी देता हूँ कि वो जन्नती है। तो इसलिए हमने ये देखना है कि हम तो कहीं ऐसे नहीं कर रहे। खास तौर पे इस मौजू को लेकर हम सब पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, और ये जिम्मेदारी अदा करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना कि सब्र का बड़ा दर्जा है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि इस बड़े दर्जे को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत है, सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरीके से ये जो आप बता रहे हैं, ये जिम्मेदारियाँ अदा करना भी आसान कतई तौर पर नहीं है। क्या करें कि ये दीन आसान हो के
ज़िंदगी में आ जाए और इस पर हम अमल करना शुरू करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह से इसको मांगना शुरू करें, क्योंकि जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल हाल नहीं होगी, हम जितने मर्जी इरादे करते रहे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे इब्तदाअन हम ये करें कि अपने पड़ोसियों को अपने फैमिली मेम्बर समझें और जो भी नज़र आए सलाम करने में पहल करें, निगाह की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात भी, और आपने सुना पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से। ये वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम अमूमी तौर पे या तो बात ही नहीं करते, टीवी चैनल्स पे तो बिल्कुल नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, और अगर बात करते भी हैं तो अमल नहीं कर पाते। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इस पर अमल कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल रखिए। अच्छे के साथ अच्छा तो सब करते हैं, जो आपके साथ अच्छा ना करे उससे अच्छा कीजिए, तो तब सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल होगा। इस पर बात करते रहेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हमने ना इन कप्तानों से इज़हार यकजहती के लिए इनको अपने अपने आगे सेट कर लिया। एंड पे हो सकता है हम धक्का भी दे दें। वैसे इज़हार यकजहती तब होता अगर आप शादाब को भी उधर रखती। नहीं, मैं क्यों रखूं? ये डिस्क्रिमिनेशन है बहुत। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, तीन मेरी। इमाद एंड सरफराज एंड शादाब, तीनों, ये तीनों चैंपियंस टीम्स हैं वैसे। आपकी तरफ एक जल्दी। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आज जुम्मा है और जुम्मे को हम कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी करते हैं जिसका आप वेट भी करते हैं। सो इस सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें हम मुख्तलिफ एम्बेसीज से और एम्बेसडर्स से बात कराते हैं आपकी, जिसमें हम उस मुल्क के हवाले से बायलैटरल ताल्लुकात और सब कुछ होता है। आज हम आपको इंडोनेशियन एम्बेसडर से मिलवाएंगे फ्लैग्स के अंदर, जिसमें सना हमायूं मुलाकात करेंगे उनसे और उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान इंडोनेशिया के क्या ताल्लुकात हैं। तो देखते हैं फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे देखते हैं एम्बेसीज़ में। जी हाँ जनाब, मैं इस वक्त बैठी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल स्पॉट में, और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर His Excellency Adam Togio से। Indonesia has been famous for many tropical islands and for rainfall। तो मैंने सोचा कि आज हम इंडोनेशियन एम्बेसडर को अपने वतन की याद के थोड़ा करीब रखें और उनको बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाएं। So hello His Excellency। Thank you for having me। Thank you for giving your time and good morning। So His Excellency, जनाब सफ़ीर, अब तक पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है, खास तौर पर इस्लामाबाद आपको कैसा लगा? इस्लामाबाद, well, so far, alhamdulillah, so far so good। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक का तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में तरक्की की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ये एक खूबसूरत मॉडर्न शहर है और यहाँ पर सब्जा निहायत खूबसूरत है। मैं जब फातिमा जिन्नाह पार्क जाता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क और हाइड्रो पार्क लंदन याद आ जाता है। In London, with two places which I was posted before, so you're quite geographically informed। आप इस्लामाबाद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मुझे इंडोनेशियन लोगों के बारे में बताएं, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, वो लोग क्या खाते हैं, खुशियाँ कैसे मनाते हैं। What do you eat? Indonesia is one of the biggest। इंडोनेशिया की सकाफत में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर सकाफत की बात करें तो हमारे मुल्क में 500 से ज़ायद कबीले आबाद हैं। इंडोनेशिया में हिंदू, बुद्ध मत और इस्लामिक तहजीब आम है। खास तौर पर अब हमारी सकाफत इस्लामी तहजीब के बहुत करीब है। इसके अलावा इंडोनेशिया में मगरबी रिवायात भी नजर आती हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में पुर्तगीज, डच और बरतानवी राज भी रहा है। Great Britain at that time। Oh, it's wonderful to know and literally I can। मुझे इंडोनेशिया की डाइवर्सिटी जानकर बहुत अच्छा लगा। आजकल दुनिया में ऐसी डाइवर्सिटी बहुत कम ममालिक में नजर आती है। मुझे ये बताएं, क्या आपने पाकिस्तानी खाना ट्राई किया है? आपको इंडोनेशिया और पाकिस्तानी खानों में क्या फ़र्क नजर आता है? Pakistani food and what difference did you find in Indonesian food and Pakistani food? Well, there is striking similarities between those two foods। दोनों ममालिक के खानों में काफी मुमासलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी तहजीब जनूबी एशिया से बहुत मुतासिर है। इंडोनेशिया में कड़ी बहुत आम है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के खानों में मिसालों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया के लोग बहुत डाइवर्स हैं तो इनका खाना पीना भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग खाने में मिसालें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग मीठा।
पाकिस्तान में अभी ऐसा ही है। So combinations on that, and this is something that I found a bit similarity with Pakistan's making me feel at home here. Okay, wonderful. So now we have our traditional. जबरदस्त, ये हमारे रिवायती पकोड़े हैं हरी चटनी के साथ। मैं चाहूंगी कि आप टेस्ट करें। With this हरी चटनी। Thank you very much. So have you can you recall anything? क्या आपने इंडोनेशिया में ऐसा कुछ खाया है? Like this or with ingredients in any Indonesian food? Yeah, well, it reminds me. इंडोनेशिया में अक्सर जब फूड फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ मैंने ये खाया है। हम इसे बाकवान कहते हैं, लेकिन वहाँ चटनी के बगैर खाते हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि वहाँ ये चटनी इंट्रोड्यूस करवाऊं। इंडोनेशिया के बाकवान और पाकिस्तान की चटनी मिलकर एक बेहतरीन टेस्ट बनाएंगे। Flavors of Bakwan Indonesia and this पाकिस्तानी पकौड़ा। और इसके बाद हम जाएंगे एम्बेसी, जहाँ पर हम इस एक्सीलेंसी की फैमिली से मिलेंगे और वहाँ पर मज़ीद जानेंगे इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। Welcome to the Indonesian Embassies and Indonesians House in Islamabad. Thank you very much, and you were so quick to change. Be my guest. अब हम पहुंच चुके हैं इंडोनेशियन एम्बेसी। सो हिज एक्सीलेंसी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जनाब सफ़ी, आपका सिफारत खाना पाकिस्तान में ई बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तानियों का रद्द अमल कैसा है? पाकिस्तान सो फार। Well, thank you for the questions you raised. ये बहुत अहम सवाल है। कोरोना वायरस के बायस हमने बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करने का तरीक़ाकार बदला है। मेरा बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाना है। हम दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटीज को ऑनलाइन रवाबित से हम आहंग कर रहे हैं। अभी तक रद्द अमल काफी मस्बत है। हमारा सिफारत खाना इंडोनेशिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टर्स के साथ राब्ते में है और हम यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से भी बातचीत कर रहे हैं। In Pakistan's business sector in Pakistan. Oh, wonderful. So trading has been happening. दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत ज़्यादा किन चीज़ों पर की जाती है? That we trade and what is the ratio of this trading? Yes, the main export of Indonesia is palm oil and. इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल और इससे बनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोयला और चाय हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और इंडोनेशियन काली चाय पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया को लोहा, टेक्सटाइल का सामान, कपास और फल जैसा कि माल्टे और खास तौर पर पाकिस्तानी आम, जो इंडोनेशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, एक्सपोर्ट करता है। दोनों मुल्कों की तिजारत में इंडोनेशिया तिजारती सरप्लस रखता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तिजारत को बराबरी की सतह पर लाया जा सके। Intensive consultations in trying to make a more balanced trade. So you recently met DG Anti-Narcotics Force. हाल ही में आपने DG Anti-Narcotics जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक से मुलाकात की है। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह दोनों ममालिक ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोशा हैं। Illicit ड्रग ट्रैफिकिंग नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसी लानत है जो सरहदों की मोहताज नहीं। दोनों ममालिक इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक MOU भी साइन हो चुका है। For the two countries to exchange collaborations in addressing this challenge. And we are hoping towards this that this will eradicate. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसका खात्मा पूरी दुनिया से हो जाएगा। पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का अहम रुकन है। इंडोनेशिया भी CPEC में खासी दिलचस्पी जाहिर करता है। आपकी नज़र में ये मंसूबा कितना अहम है? For the world economy and for the Indonesia. We believe that it would be a game changer for पाकिस्तान। हम ये समझते हैं कि अगर ये अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इंडोनेशिया CPEC को बस्ती और जनूबी एशिया के लिए एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखता है।
ये मार्केट 2 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल मार्केट है। सी पैक से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज का निजाम बेहतर होगा। चाइना से लेकर गवादर तक जो रूट इस्तेमाल होगा ये पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौके पैदा करेगा। हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के गर्ज से बारीकी नजर रखे हुए हैं। Also to get the possibilities also investing in Pakistan. Kashmiris are being struggling. Indian occupied Kashmir में लोग अपने बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कैसे देखते हैं? Kashmir dispute and their struggle. Well, Indonesia will always be. मसला कश्मीर पर इंडोनेशिया की पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदार रही है। इंडिया और पाकिस्तान को इस मसले का सियासी हल तलाश करने की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इंडोनेशिया के दोस्त हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल भी बातचीत से निकाला जाए। And negotiations, then the two countries would be able to find ways to solve this issue. Thank you very much, His Excellency. जनाब सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आज दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। फ्यूचर ऑफ बोथ कंट्रीज। मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बायलैटरल रिलेशनशिप्स तो मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है। अब हिज एक्सीलेंसी के साथ मैं एक्सप्लोर करूँगी इंडोनेशियन फूड। सो शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? Very much, His Excellency, for a wonderful. जनाब सफ़ीर, मुझे खाने पर मदु करने का बहुत शुक्रिया। इस डिश को क्या कहते हैं? What do you call this dish? Well, we call it bakso kuah. हम इसे बासो कुआ कहते हैं। बासो बीफ से बनता है और ये इंडोनेशिया में बहुत मशहूर है। In Indonesia, you can find it everywhere in Indonesia. So, shall we start with this pastel? What do we call it? Pastel ayam. Yes, I can say now this is what we. ये हमारे समोसे से बहुत मिलता है। हम इसे यहाँ समोसा कहते हैं। Right. It's like a samosa. Yes. So ये हमारा लोकल समोसा, जिसको आप इंडोनेशियन में पास्टल अयाम कह सकते हैं। तो अगर आपको इंडोनेशिया जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर you cannot ask for samosa, but you can always enjoy this. But I can see. There's nothing like ये खाना बहुत मुख्तलिफ तो नहीं लग रहा। आपका खाना हमारे खानों से बहुत मिलता है, बस नामों का फ़र्क है। हम इसे यहाँ आलू वाले कटलेट्स कहते हैं। You call them different and we call it different. Like here in Pakistan we call them potato cutlets. So I can see that because people always from Pakistan when we go abroad we all. जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें अपना खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। Some are spicy, some are इंडोनेशिया के खानों में बहुत सी किस्में हैं। इस खास मौके की मुनासबत से मैंने वो खाने डिसाइड किए हैं जो पाकिस्तान के खानों से मुमासलत रखते हों। To easily relate, people in Pakistan. So I thought that is one of the reason people choose. इसीलिए छुट्टियों पर पाकिस्तान से लोग इंडोनेशिया ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि खानों में बहुत मुमासलत है। Relative food there. And while I try the dessert, I have few questions for you. मैं खाते खाते आपसे अब रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करने लगी हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, उनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा और साथ वजह भी बतानी होगी कि आपने इसका इंतखाब क्यों किया। So first of all, I have living in Islamabad or living in Jakarta. Well, I love living in Islamabad now. मुझे इस्लामाबाद में रहना अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा दूसरा घर है और मैंने पहले भी आपको बताया मुझे इस शहर से बहुत प्यार है। यहाँ के लोग, यहाँ का सब्जा सब बहुत शानदार है। One thing, the greeny environments of Islamabad. If you have to, अगर आपको अभी भूख लगी है तो क्या खाना पसंद करेंगे? You prefer नाजी गोरैंग और बिरयानी? Biryani.
बिरयानी, क्योंकि ये पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है। बिरयानी must be awarded because it इस सवाल का जवाब मुझे तकरीबन हर सफीर ने यही दिया है। बिरयानी सबको ही बहुत पसंद है। Delicious. Yeah. And if you have to travel to Lahore from Islamabad, what would you choose, by air or by road? I prefer to go by road. Okay. मैं बाय रोड जाना पसंद करूंगा। बाय रोड जाने से मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलूंगा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफत देखूंगा, मैं जहां चाहूंगा रुक जाऊंगा। And then taste different cuisines in every part of Pakistan. It's a long ways to Lahore. If you have to, अगर आपको एक लंबे सफर पर जाना हो तो इनमें से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? और डॉक्टर आरिफ अलवी? It's very difficult questions. मुश्किल सवाल है। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ जाऊंगा और मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपने साथ ले आएं। I will ask permissions to him to invite also, Prime Minister Imran Khan to, go riding along together, the three of us. Okay, wonderful. What will you choose for a free time? Music or walk? I prefer to walk to enjoy the ताकि मैं इस्लामाबाद का सब्जा और साफ माहौल एंजॉय कर सकूं। environments of Islamabad. If you were not an ambassador, then who would you be? A doctor or a pilot? A pilot. Well, what will you choose? Watching news or watching movies? Watching movie. It's trying to balance the life. Lunch in Islamabad or dinner in Islamabad? I guess dinner must be more. डिनर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। Dinner in Islamabad. Okay, wonderful. So it's interesting to know you more, and I kind of feel आपके बारे में मजीद जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी जिंदगी में काफी बैलेंस दिखाई देते हैं। Your family life, so it's very good. And by the way, I love the desert. Thank you very much. I hope you enjoy also the Indonesian dishes. थैंक यू वेरी मच। और ये थी आज की एक्साइटिंग एपिसोड और इंडोनेशियन एम्बेसडर से मुलाकात, और मुझे आज बहुत खुशी हुई। इनका वार्म वेलकम, इनकी रिस्पेक्ट, इनका प्रोटोकॉल, एंड इट्स वंडरफुल। और मुझे लग रहा है कि मुझे अनकरीब बाली भी जाना पड़ेगा, और बाली के अलावा इंडोनेशिया में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आप रहिए यहीं हमारे साथ, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीक फिर नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब उस रात से पर्दा उठने वाला है जो हम सब चाहते थे और देखते थे। मोनालिसा की स्माइल के पीछे साइंस क्या है? कहते ना ज्यादा साइंस से ना मारा करो। मोनालिसा ने साइंस को ही मारी होगी। वकार भाई बताएंगे हमें सब। माइंड मैटर्स में हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज का टॉपिक एज यूजुअल एज ऑलवेज बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है। आज हम बात करेंगे मोनालिसा की पेंटिंग के हवाले से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जिनका ये कहना है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का ये कहना है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मोनालिसा's पेंटिंग, एंड देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये लगता है कि ओ माय गॉड, मोनालिसा's पेंटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स वी हैव इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपको भी इतनी फैसिनेट करती है? मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है वो तीन तरह के अफराद में हम उनको तकसीम कर लेते हैं। ठीक है। एक वो है जो कि फनकार हैं, जिन्होंने बाकायदा फन सीखा है, फन को बतौर उसको अपनाया और उसके बाद फन में एक नाम पैदा किया। तो एक पूरी दुनिया है जो कि फनकार है। वो पेंटर हो सकती है, वो म्यूजिशियन हो सकते हैं, वो कोई भी आर्टिस्ट। एक वो है जो कि इस फन को सराहने वाला ग्रुप है। ठीक है। और तीसरा जो है वो है जिसको इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये जो दूसरे वाला तबका है जो कि सराहने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ी माइलस्टोन आप अचीव करते हैं जिंदगी में। अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं या आप जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जब तक नहीं सीखेंगे तो वो, या हम अगर गाते नहीं हैं तो नहीं, ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर हम मौसीकी को सुनने का एक शऊर या एक हिस्स रखते हैं, या एक क्या कहते हैं सेंस रखते हैं, थोड़ा सा सुर ताल की समझ है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि आप जरा ये देखिएगा मोनालिसा की। जो पहली बात तो ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट मिस्टीरियस, मोस्ट फेमस, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई पेंटिंग हो जिस पे इतनी रिसर्च, ये सबसे ज्यादा वो पेंटिंग है जिस पे रिसर्च की गई है, एक्सरे से लेके इंफ्रारेड से लेके। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपना उनका एंगल है, आर्टिस्ट का अपना एंगल है, इंजीनियर्स का अपना है, बहुत
बहुत थॉरली, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी पेंटिंग हो। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करेंगी कि जो पेंटर है, तो वो हो सकता है कि घंटों के हिसाब के से सिर्फ जो इसकी जो लेयर्स हैं, जिसको थिन ऑयल लेयर्स कहते हैं, या उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, घंटों वो बोलता रहेगा, वो खत्म नहीं होंगी। ये इस पे इतना ज्यादा काम हुआ है। इसको वो तो हर एक पेंटर का काम है कि वो आपको सही बताए। मैं बिल्कुल एक लेमैन, एक आम आदमी का आपको बता हमारी आंख से बताएं, हमारी आंख से जो हमें देखना चाहिए इसमें क्या और वो मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, मोनालिसा की जो मुस्कुराहट है, इसके वाले से आपको पता ना कि वो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये जो कंपोजिशन है, ये पहले लियोनार्डो से पहले इस तरह की कंपोजिशंस कभी भी नहीं बनाई जाती थी। उससे पहले जितनी भी आप पेंटिंग्स देखते हैं वो बड़ा स्टिफ होता था, यानी एक्चुअली कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता था। और स्टिफ उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप पेंटिंग बनवा रहे होते थे तो इस तरीके से, मतलब आप दिनों के हिसाब से इस तरह मुस्कुराते तो नहीं रह सकते ना, तो वो तो आपको एक एंगल एक खास मिलता है, नॉर्मली प्रोफाइल वो मिलती थी पेंटिंग्स, और दूसरा जो था वो एक स्टिफ और बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्माइल किया जाए। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा फेड आपको नजर आ रहा है। इसका तस्वुर ही नहीं था उस वक्त, हर चीज जो थी वो शार्प फोकस्ड होती थी, चाहे वो फोरग्राउंड हो चाहे वो बैकग्राउंड हो। अच्छा, ये तस्वुर नहीं था। तो अभी आजकल जब हम पिक्चर्स खींचते हैं तो हम इस चीज का ख्याल रखते हैं, बैकग्राउंड जो डीफोकस हो। मैं तो कहता हूं हम मोबाइल कैमरा लेते हुए देखते हैं, इसमें पोर्ट्रेट मोड। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर क्यों? उसकी वजह ये है कि फिर आपका जो फोकस है वो सारा शिफ्ट हो जाता है फोरग्राउंड पे। दूसरा ये है कि इसकी जो स्टैंडर्ड कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन कभी भी नॉर्मली कैमरे की जानिब देखा नहीं जा रहा था। आप पुराने उस लियोनार्डो यानी 1503 से पहले की आप कोई भी उस कंटेम्प्रेरी उस वक्त के जो पेंटिंग्स उसको देखें तो वो कभी भी आपको इधर उधर या प्रोफाइल इस तरह की कंपोजिशन जो थी वो एक तो पहले नहीं थी। अब आप आते हैं इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मोनालिसा मुस्कुराहट जो है उसकी बहुत मशहूर है, और उसकी जो पहले तो उसकी साइंस की जाने बातें हैं, क्योंकि वो एनाटॉमी को जानते थे। उन्होंने बेताशा उनकी जो उस वक्त की जो एनाटॉमी की बुक्स हैं उसके ऊपर इवन मुस्कुराहट पे भी काम हुआ है और बड़ा डिटेल में काम हुआ है। वो तमाम जो क्रेनियल नर्व्स जो कि फेस के हवाले से हैं उन पे उनका मुताला था। तो आप सबसे पहले, और फिर आई के हवाले से कि एनाटॉमी, आई की जो अपनी हमारी आई की जो इंसान जो देखता है उसकी एनाटॉमी के हवाले से वो बहुत अच्छी वाकफियत रखते थे। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले तो ये टिपिकल जिसको कहते हैं ना पैरामिड से मुराद ये है कि ये देखिए यहाँ यूं और यूं, पैरामिड यानी कंपोजिशन है। अच्छा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको कोई फैंसी आउटफिट नजर नहीं आ रहा, बड़ा प्लेन एंड सिंपल, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है वो फेस पे जा रहा है, स्माइल पे जा रहा है, ठीक है। और फेस से भी ज्यादा आप जो आपकी जानिब देख रही हैं तो आपकी उस साइड पे जाता है, आंखों की जानिब। जब भी आप आंखों में देखेंगी तो अब आप इसको आप डूब जाएंगी। आप जरा नहीं आप डूब नहीं जाएंगी। आप जरा इसकी एनाटॉमी चेक कीजिए। जब भी आप इसकी आंखों में देखेंगी तो हमारा जो 90 डिग्री पे अंदर जहाँ पे ये लाइट जा रही है, रेटिना के बिल्कुल दरमियान में फोविया है जहाँ से ऑप्टिक नर्व की तरफ जाती है। फोविया की जो आसपास है वो कोन्स हैं जो कि कलर्स और फाइन डिटेल्स इकट्ठी करती हैं। यानी जब भी आप देखती हैं ना, आप किसी एक पॉइंट पे देखती हैं, वो जो पॉइंट जहाँ पे आप देख रही हैं जो फोकस्ड है, दैट्स फोविया। उसके ऊपर अच्छा, लेकिन जब मैं पॉइंट पे देख रहा हूँ तो आपको मालूम है कि मुझे ऊपर और नीचे और बहुत सारा सराउंडिंग में भी नजर आ रहा है। दैट्स रॉड्स या रेटिना, क्योंकि यूं कर गया ना कर्व, ठीक है, बाकी भी डिटेल में सारी नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। जब आपका फोविया यानी आप बिल्कुल देख रही होंगी इसकी आंखों में, तो ये जो निचले वाले इसके जो होंठ हैं, ठीक है, वो आपको मुस्कुराती हुई इसलिए नजर आती है कि उसकी जो चीक्स के जो शैडोज हैं जो कि आपकी जो आई के पीछे जो रेटिना है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट। यानी जब भी इसकी आंखों में देखेंगी तो आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, मुस्कुराती नजर आएगी। जब वैसे देखेंगी तो शायद उस तरह मुस्कुराहट उस तरह नजर नहीं आएगी जब आप इसकी होंठों की जानब शिफ्ट करेंगी। बस मुझे तो ये इनोसेंट लग रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है। एक तो ये है कि इसमें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डिटेल है इसमें, एक चीज हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा मास्टर आदमी कि जिसने ये पेंटिंग जितने भी लेयर्स थी, जितने भी साल लगे, कोई उसको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये वाली फिंगर है, इस फिंगर को सिर्फ उन्होंने करेक्ट किया, यानी पहले ये इसकी पोजीशन कुछ और थी और बाद में इसकी कुछ और हुई।
इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो रिलैक्स्ड होना है, ये बहुत रिलैक्स होके बैठी काम। नॉर्मली जो बैठते थे उस वक्त वो बहुत इस तरह स्टिफ होकर बैठते थे, वो नहीं है। स्माइल जो है वो बहुत फैसिनेटिंग है। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक औरत होती है, मर्द के अंदर भी, और हर इंसान के अंदर एक औरत होती है, तो एक्चुअली ये वो फेस उस तरह का है जो कि चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसके अंदर ये फेस है। इसका इसको एक फिलोसॉफिकल उस वाले से कह लें। अच्छा, कि किसी और तरफ देखें, इसके फेस को छोड़ के आप किसी और तरफ देखें तो ये क्लासिक पिरामिड कंपोजिशन है। इंसान जो है वो बहुत परेशान है, बहुत उस तरह ऐसी वाली फील भी आ रही है देख के, और सैड, ठीक है, और परेशानी के आलम में उसको मुस्कुराना पड़े तो मैं तो पहली दफा वकार साहब इसको देख के लगा कि जैसे किसी ने जबरदस्ती गन पॉइंट पे कहा स्माइल करो, और ये स्माइल कर रही है। तो इसको अब जितना मर्जी, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। अब एक और चीज मेरे ध्यान में आई, वो ये है कि इसको जो बंदे भी देखते हैं उसको उनके नजर में एक चीज आती है, और वो आती है कि ये क्या फील कर रही है, ये क्या सोच रही है। यानी आप सोचिए, आप जितना इसको और करते चले जाएंगे आप उसमें एनग्रॉस्ड फील करेंगे। ये क्या सोच रही है, ये क्या फील कर रही है, इसकी फीलिंग्स क्या होंगी। मैजिकल, वाओ, इम्प्रेसिव। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच वकार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइफ में कुछ होना हो, फुल फंटर होना चाहिए, फुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बंदा ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये जो आपको हमने व्लॉग दिखाया है, बेसिकली हम सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर शख्स को खुल के आज़ादी होती है कि वो किसी भी तरह से अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है। सो अभी हम जिस शख्सियत से या जिस बच्चे से इनफैक्ट आपकी मुलाकात करवाने वाले, उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लोगों को एंटरटेन किया। मेरे ख्याल से आजकल हम सबकी जिंदगियों में ना एंटरटेनमेंट की बड़ी कमी है, और इस तरह की चीजें हम सीख करते हैं कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर मिले। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल, मोमिन हमारे साथ, मीम से मोमिन, जो उनका यूट्यूब चैनल है, बच्चों के लिए स्टाइल शो भी लिखते हैं, और मोमिन की आपको स्किल्स तो हमने दिखाई हैं। इस वक्त जरा लाइव हमारे साथ मौजूद है, उनकी अम्मी ने सुबह सुबह उनको जगाया, हमें ये पता चला, हमारे जराए से पता चला है। मोमिन, वेलकम टू द शो, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सअप बरी, क्या चल रहा है? बड़े व्लॉग्स मतलब बड़े हैवी किस्म के। जी बस यही चल रहा है, और तो कुछ खास नहीं, और साथ साथ पढ़ाई। अच्छा मोमिन, ये बताएं, व्लॉगिंग का शौक आपको किस तरह से आया? मतलब क्या आपने, किसको आपने देखा है कि आपने सोचा कि आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग? सबसे पहले मैं बहुत से यूट्यूबर्स को देखता था, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बाहर से, कोई दूसरी फॉरेन कंट्री से, तो उनको देख के मुझे ये वाला जो जॉनर होता है व्लॉगिंग का या इस तरीके से, मुझे मतलब मैं उससे काफी इंस्पायर हुआ। तो काफी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, उनको देखने के बाद से मुझे लगा कि ये मुझे भी करना चाहिए, और मुझे वीडियोस बनाने का शौक एक्चुअली था, मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, तो उसी को। तो फेवरेट पाकिस्तानी व्लॉगर कौन है आपका? Who do you like the most? मेरे बहुत से हैं, मुरू भी हैं, इरफान जुनेजो, और भी बहुत से हैं। See, आप गेस्ट, you are inspired by जुनेजो, because वो अंग नजर आता है आपका। बड़े मजे के व्लॉग्स हैं आपके, बड़े हैपनिंग। एडिट खुद करते हो? जी एक्चुअली अभी मैं कोई एडिटर तो हायर नहीं कर सकता इस टाइम पर। We thought you must be earning well from YouTube, so maybe. अच्छा, हम जानना चाहेंगे मोमिन, ये बताएं कि चूंकि आपने अब तक काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, आपको अपना सबसे इंटरेस्टिंग या आपको लगे जिसकी रीच बहुत अच्छी रही, लोगों ने आपको उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया, और आपका अब तक का बेस्ट व्लॉग था, कौन सा था वो? और उसमें क्या था? स्केटिंग शूज वाली। जी, वो थी मेरी स्केटिंग शूज वाली वीडियो। बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, स्केटिंग शूज एक हर बच्चा खरीद लेता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेके खत्म करके तो टूट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन मैंने उससे पहले से सोचा हुआ था कि इसकी तो स्टोरी बनेगी, इसकी तो वीडियो बनेगी। मैंने सोचा था इसको मैं कोई क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करके इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैंने लिए, और बस उसके अंदर एक स्टोरी सी मैंने लिखी, और मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जाएगी वो वायरल, लेकिन गई, अच्छी अटेंशन मिली, और वो फेसबुक पे काफी वायरल हुई, फिर उसके बाद इंस्टा पर भी हुई, और उसके बाद से काफी अच्छा पुश मिला। ग्रेट। मोमिन, यू आर 14, राइट? 14 साल के आप। एक 14 साल का जो यंगस्टर है, जो टीनेजर है, उसको कौन से ऐसे मसाइल वो फेस करता है, कौन सी उसके लिए लाइफ में चैलेंजेस होते हैं दैट मेक्स यू टू मेक अ वीडियो एंड टॉक टू द पीपल हु आर योर एज फेलोज, जिनको आप कह रहे होते हैं कि बंदे को सब कुछ होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए? कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिसको आप एड्रेस करके अपने एज फेलोज की लाइफ को चेंज करना चाहते हो, दैट यू फील लाइक?
मुझे तो ये लगता है कि हम जो भी काम करते हैं ना, तो पहले उससे रुकावटें बहुत बीच में आती हैं। सबसे पहले तो इक्विपमेंट के हिसाब से आती है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि ये कैसे करते हो, ये कैसे करते हो। तो मुझे अभी सीखने के लिए भी बहुत टाइम रखा है। अभी तो मैं कुछ सीखा ही नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो उसके अंदर काफी टाइम भी लगेगा। अगर मैं अभी भी बता दूं तो फिर फ्यूचर में क्या होगा। और रही बात रुकावटें, इस तरीके से आती है कि सबसे पहले तो इक्विपमेंट के बारे में लोग पूछते हैं कि इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने भी फोन से बनाई है वीडियो। नहीं, ये तो आप बात कर रहे हो ना एक व्लॉगर की जिंदगी की, कि उसको कैमरा चाहिए, उसको स्टैंड चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको ड्रोन चाहिए। ये तो मैं व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा। मैं आपके एज फेलोज की, आपकी एज में जिन मसाइल को आप अपनी वीडियोस में लेके आते हो, जिस पे आप एक स्टोरी बनाते हो। आपने एक बोर लड़का दिखाया हुआ है ना, दो कि आप खुद प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है कि कब आप बोर होते हैं, आपको क्या करना चाहिए कूल होने के लिए। आपने कहा फंटर होना चाहिए, यू नो। तो ये आपके माइंड में क्यों आता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में ये स्टोरीज लेकर आती हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। ये वही वाले फैक्टर्स, ये यहाँ पे बात का मुद्दा यही था एक्चुअली कि बहुत से व्लॉगिंग की, मैंने वही व्लॉगिंग की लाइफ के बारे में बताया था। जो भी लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं ना, आपको ठंडा नहीं होना, सही है। आपको, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप ठंडे नहीं होने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से अपनी क्रिएटिविटी, एक छोटी सी स्टोरी को आप बहुत क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं। या आपने अपनी जिंदगी में खुद एंटरटेनमेंट को तलाश करना है और उसको अपनी जिंदगी में लाना है। अच्छा मोमेंट, चूंकि अभी आप बहुत छोटे हो, बट स्टिल में आपने इतने प्रोफेशनल व्लॉग्स बनाए हैं, सो आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर व्लॉग्स, या आपकी जो फैमिली है उनका रिएक्शन कैसा होता है? पसंद आता है क्या? मामा बाबा किस तरह से रिएक्ट करते हैं? पेरेंट्स की तरफ से तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, वो तो काफी सपोर्टिव है। भाई बहन भी, बाकी पूछने को भी मिलता है, काफी वो गाइडेंस देते हैं आगे से कि ये ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट वगैरह तो मैं खुद ही लिखता हूँ, लेकिन वीडियो बनने के बाद अपलोड करने से पहले एक दफा दिखाना जरूरी होती है कि कुछ तो गलत तो नहीं बोल दे रहे, क्योंकि आई एम स्टिल अ किड, राइट। अब मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसके अंदर, ताकि मैं उसको चेंज करूँ वापस से। तो ये मुझे रखना होता है कि वापस से एक गाइडेंस जरूर लेता हूँ बाकी पेरेंट्स वगैरह से। You are a kid by your age, but you don't sound like a kid, trust me. इतनी सीरियस हो, इतनी सीरियस बात करे, बहुत ही सीरियस ले लिया व्लॉगिंग के बिजनेस को। कहाँ तक लेके जाना है इसको? कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए और क्या चाहिए इससे? व्लॉगिंग से क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स तो नहीं, सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली हर क्रिएटर को चाहिए होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के साथ साथ मुझे बस अपने काम को इम्प्रूव करते रहना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी ऑडियंस देखे वो बोर ना हो। मतलब अब 4-5 मिनट की वीडियो होती है, वो 5 मिनट तो कम से कम उन्हें, मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि वीडियो बोरिंग ना लगे, बस ये मेरी कोशिश होती है। तो उनके वो 5 मिनट अच्छे गुजर जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप जिस तरह से भी व्लॉग देख रहे थे हम आपका, आप बोर होते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं? अगर आप बोर हो रहे हैं, या आपने कौन सी एंटरटेनमेंट अपनी जिंदगी में ढूंढी हुई है कि अच्छा चलो मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं ये करूंगा और मैं लोगों को भी ये बताऊंगा? मैं वैसे तो कुछ खास करता नहीं हूँ बोर होने पर। वैसे फुटबॉल खेल लेता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। और बोर होने से मुराद मैं वीडियोस ही बनाता हूँ। मेरा यही एक है, वीडियोस बनानी मेरा एक पैशन है, तो उसी को मुझे साथ लेके जरूर चलना होता है। और बोर फिर होता ही नहीं उस चीज के अंदर। अब तो मोस्टली ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना मोमिन, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कलरफुल होती नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं। दे लिव सच अ बोर लाइफ, बट व्हेन दे कम ऑन कैमरा दे शो देमसेल्व्स दे रियली कूल कि अब हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बड़ा सुकून है। ऐसा होता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? एंड अगर ऐसा है तो पहले आपको नहीं लगता कि पहले अपनी लाइफ कलरफुल होनी चाहिए ताकि नेचुरली नजर आए रादर देन बीइंग कूल ऑन कैमरा? मुझे नहीं लगता ये बुरा है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी तो आ रही है ना आपकी वीडियोस के अंदर, तो ये बुरा नहीं है। आप अपना नेचुरल भी दिखाओगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो इम्पैक्ट खास क्रिएट नहीं करेगा। तो हल्का सा आप फेकनेस ला सकते हैं, लेकिन बनना पड़ता है इन अ प्रोडक्टिव वे आपके, अगर आपको देखने वाले एंटरटेन हो रहे हैं। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मोमिन, व्लॉगिंग तो करनी है, इसके साथ साथ पढ़ाई में क्या सोचा है, क्या करना है? पैशन के साथ साथ प्रोफेशनली क्या परस्यू करना है? मुझे पर्सनली तो वैसे थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में भी पढ़ना है, बाकी और ओ लेवल्स करके आगे थोड़ा देखना है। फिलहाल तो मुझे फिल्म मेकर बनने का एक इरादा है, फ्यूचर प्लान्स में। बाकी कंटेंट क्रिएशन। ठीक। आपने जो कि मोरू का नाम लिया ना, तो शुरू में मोरू के व्लॉग्स जो थे उसमें थोड़ी वल्गर लैंग्वेज भी यूज हो जाती थी, थोड़ा ही यूज्ड टू बी कैजुअल मच, बट विद द टाइम मोरू के व्लॉग ज्यादा क्रिएटिव होते गए और अब थोड़े आर्टिस्टिक मुझे लगना शुरू हो गया, बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, ही इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। तो आपके भी कुछ ऐसी इंटेंशंस हैं कि अभी मोमिन इज अ फनी गाय, यू नो, लाइफ का वो वाला एलिमेंट और विद द टाइम आर्टिस्टिक होना है और आर्ट साइड की तरफ जाना है, कुछ ऐसा नजर आएगा हमें? वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब कंटेंट आपको
हिसाब से बनाना पड़ता है अराउंड आप चल क्या रहे, सही है। अब कंटेंट उसी के हिसाब से आपको मिलता भी उसी हिसाब से और आप उसी पे बनाते भी हो। तो आपको अब आप फ्यूचर पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा आप कंटेंट पैसे कमा रहे हैं मोमिन यूट्यूब से? आर यू अर्निंग? करंटली नॉट, मतलब YouTube की मोनेटाइजेशन से नहीं, वैसे स्पॉन्सर्स वगैरह से। स्पॉन्सर्स वगैरह से। मतलब यू आर 14 एंड यू आर अर्निंग। मोमिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी आप एक मैं पढ़ भी रही थी कि आपका सैटायर शो भी आप बच्चों के लिए लिखते हो, सो टेल अस अबाउट दैट। नहीं, ये शायद मैंने नहीं लिखा। सैटायर आप कुछ शो प्लान नहीं करते हो यूट्यूब पे या कुछ इस तरह की चीजें? ओके आई जस्ट मुझे लगा कि आपके सैटायर शो के हवाले से हाँ सम अदर मोमेंट एज वेल। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से आप मोनेटाइजिंग अभी आपने बात की बहुत डिफिकल्ट हो गई है टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब की, सो वो उस चीज को भी करना मैनेज, और फिर आपको पर कोई आ जाती है रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कोई फ्लैशबैक आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, सो टेल अस अबाउट दैट एज वेल। पहले तो होता कि मुझे मतलब म्यूजिक जो होता है वो कॉपीराइट ये वो इसकी बड़ी एक इशू रहता है। एक्चुअली पहले मेरे एक और भी चैनल था जिसके ऊपर मैंने हर तरह की वीडियोस बनाई है। मैंने कॉमेडी स्केचेस भी बनाया, मैंने कमेंट्री वीडियोस भी बनाई है, मैंने गेमिंग वीडियोस भी बनाई है, मैंने मिमिक्री वीडियोस भी बनाई है। अच्छा। तो मैंने मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया था। ठीक है। और एंड में मैंने सबसे पहले ब्लॉगिंग करी, उसके बाद इन सारे एक दूसरा चैनल बनाने के बाद मैंने सोचा कि वापस अब इसी पर आते, आउट ऑफ नोवेयर मुझे ख्याल आया कि बनानी चाहिए वापस वीडियोस। ठीक है। अब ये ना अब मोमिन हम जब इसको YouTube पे लगाएंगे तो हमें ना स्ट्राइक मार दीजिएगा। हम आपकी वीडियोस चला रहे हैं, हमारे क्लिप्स चले हैं, आप स्ट्राइक कर दें। ऐसा नहीं करना। अच्छा मोमिन, इन दी एंड जो वो लोग जो कि व्लॉगर्स बनना चाहते हैं क्या करें? एक बच्चा जो आपको 13-14 साल का यंग है लेकिन आइडियाज हैं उसके पास, आपकी तरह वाइब्रेंट आइडियाज हैं, उसने व्लॉगिंग करनी है, उसको मशवरा दे दो जरा 30 सेकंड के अंदर के ये कर लो और इस तरीके से पहला व्लॉग बनाओ और शुरू हो जाओ, क्या करोगे? वैसे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन आपके अराउंड जो भी है, आप स्टडी से रिलेटेड बनाना चाहते हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप उस पर एक छोटा ही व्लॉग होता है, वैसे फर्स्ट व्लॉग जो होता है। नहीं, पहले तो कैमरा लेगा ना यार, पहले तो कैमरा लेगा, मोबाइल लेगा, यहाँ से शुरू करें। फोन तो होगा ना, फोन अगर है तो बन सकती है वीडियो। नहीं होता ना, 14 साल के बच्चों को नहीं मिलता है ना। आप सबके पास होता है, आई टेल यू। अब ये 14 साल तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 10 साल के बच्चों के पास फोन होता है। ये बहुत बड़ा डीप डिग करना पड़ेगा मोमिन की पर्सनालिटी को भाई। बट मोमिन, जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं, जिनके कमेंट्स पढ़ के ना कहते हैं यार तू बहुत बोर आदमी और आप कहते हैं, उनको क्या कहोगे जल्दी से? नहीं, एक्चुअली इतने कमेंट्स रिसीव होते नहीं है मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ एक कमेंट से उठाया था कि ऐसा बोला गया है। सही, कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे किसी ने नहीं बोला। बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और बस मेरी सारी वीडियोस। ये बड़ा सच्चा ब्लॉगर है, इसको जो चीजें 2 साल 3 साल में समझ आएंगी ना, फिर कहेगा मैं इंटरव्यूज में क्या क्या बोलता रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं बोलना था। मोमिन, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू यार। आई लाइक इट। मोमिन, आप इसी तरह से अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात की एंड एग्जैक्टली यू डोंट साउंड योर एज, माशाल्लाह यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपना इस तरह से काम भी कर रहे हो एंड यू आर लाइक सेंसिबल गाय, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट से बहुत सारी चीजें इंप्रूव करेंगे विद द टाइम, क्योंकि जो जैसे कि मैंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर और जो व्लॉगर्स हैं ये ऑन स्क्रीन एंड इन रियलिटी मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टू डिफरेंट पीपल दैट वी सी। और इन्होंने जैसे कि कहा कि इन्होंने अपना पूरा व्लॉग बनाया कि किसी बंदे ने मुझे कहा कि तुम बहुत बोर हो, तो उस पर इन्होंने पूरा व्लॉग बनाया। कहते हैं इतने कमेंट मिलते नहीं हैं, लोग कहते नहीं है, तो वैसे एक कमेंट मिला था मैंने व्लॉग बना दिया। सो दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई लाइक इट। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो में सब हो गया, अब बारी एक्सरसाइज। मोनालिसा की एक्सरसाइज भी, वो स्माइल खुशी की एक्सरसाइज। ओवर टू यू खुशी, क्या बता रही है? थैंक यू अर्मिला एंड इमरान। आज मैं आपको कोर और अपर बॉडी की एक्सरसाइज बताऊंगी जो सारी फ्लोर पे हैं। वेरी इजी एक्सरसाइजेस, इंटरमीडिएट भी बताऊंगी, बिगनर लेवल पे भी बताऊंगी। उसके लिए आपको एक पेयर ऑफ डंबल चाहिए और आपने स्टमक के अंदर खींचना है, हेड टू हील इन वन लाइन। Breathe out, breathe out, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Stomach tight रखना है, hips tight रखने हैं, knee को pull करना है, एक rep करना है each side. Okay, next exercise is on your toes, knees directly below your hips, wrist directly below your shoulder, और push up करना है और kick back करना है.
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने होल्ड करना है लेग्स को ऊपर और प्रेसेस करना है. As you press, you breathe out, breathe in, breathe out. Okay, on the floor. Hold करना है, sorry, dumbbells को, and lift your leg up. Breathe in, breathe out. थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, मैंने कहा आपको रोज़ इजी एक्सरसाइजेस बताती हूँ, तो आज थोड़ी सी चैलेंजिंग बताऊँ ताकि आपको भी लाइक चैलेंजिंग लगे और थोड़े मसल ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो. सो दीज आर द 4 एक्सरसाइजेस जो आपने करनी है, जिसमें 15 to 20 रेप्स हैं ईच एक्सरसाइज, और ये एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस हिट करनी है आपने. ये आपकी कोर के लिए भी अच्छी है, अपर बॉडी के लिए भी अच्छी है. और डाइट के हवाले से आपको थोड़ा सा बताऊंगी, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपने जो है पानी बहुत पीना है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खानी है, और अपनी कैलोरीज कम रखनी है मेंटेनेंस कैलोरी से. उसमें आपने रेगुलर अपने एग्स लेने हैं, प्रोटीन अपनी थोड़ी सी हाई रखनी है, फाइबर थोड़ा सा हाई रखना है. और ये एक हफ्ते का काम नहीं है, ये आपको 2 months 3 months, ये एक डिसिप्लिन है जो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको करना पड़ता है थोड़ा सा, और रूटीन बन जाती है. फर्स्ट मंथ इज़ बिट डिफ़िकल्ट, बाकी जो आगे मंथ होगा वो इजी हो जाएगा, आपकी रूटीन बन जाएगी, आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी सारी डाइट. सो यू हैव टू बी फोकस्ड, और फोकस रहिए और डाइट भी अच्छे तरीके से करिए, आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह. सो आई विल सी यू गाइस सून, और नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी इंटरेस्टिंग होंगी इंशाल्लाह. मेरी बस खुशी, बहुत शुक्रिया कि आप एक्सरसाइज बता दी सुबह सुबह इतनी अच्छी यार. अच्छा, हम मिस करेंगे PSL को जब तक नहीं होता, लेकिन एंड पे मैंने कहा था कि हम एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करेंगे. बहुत सारे लोग बहुत कहते हैं हमारा दिल टूट गया, तो यार परेशान नहीं होना, पाकिस्तानी हम, हमसे गलतियां होती हैं. हाँ, घबराना नहीं, हम गलतियां हो जाती हैं हमसे, पाकिस्तानी हम, और पाकिस्तानी होने के नाते दिल बड़ा रखना है. अब इनको भी बाय बोलते हैं, और इंशाल्लाह वी कम बैक. इमाद, सफराज, सदाब, डोंट वरी यार, विल गेट बैक. थैंक यू.